everyone, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. हमने देख लिया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, हम उसकी यूनिट कैसे निकालते थे, हम उसकी डायमेंशन कैसे निकालते थे, है ना. हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी आ जाए तो हम उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना. बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं. हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, हम एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं. ये सब हमने डायमेंशनल एनालिसिस में सीख लिया था कि कैसे अगर हमें डायमेंशन निकालनी आ जाती है तो उस डायमेंशन निकालने के बहुत सारे यूजेस हैं, है ना. ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल. देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ये आपकी डायमेंशन से ही रिलेटेड है. अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालनी आती हैं तो ये प्रिंसिपल उसी से ही रिलेटेड है. देखिए, ये प्रिंसिपल कहता है कि इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ये आपको प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है. अगर उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इक्वल है तो इसका मतलब है वो इक्वेशन आपकी करेक्ट है. ये हमें किसने कहा था, ये हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन का सेम होना तो इक्वेशन का करेक्ट होना. देखिए, हम इसको एक प्रूव करते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है. मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है. देखिए, ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हमें चेकआउट करना है क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, है ना. तो हम इसको कैसे चेकआउट करेंगे, हम देखेंगे इसकी डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो डायमेंशन राइट हैंड साइड पे है. अगर वो दोनों डायमेंशन सेम हैं तो बच्चों इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है. देखिए, अब जो आपका पहले हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, s, है ना. s दिया हुआ है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, s की डायमेंशन होगी बच्चों l, है ना. s की डायमेंशन तो l होगी. अब इस केस में मास और टाइम की डायमेंशन तो नहीं है ना, क्योंकि s की डायमेंशन l है, मास और टाइम की डायमेंशन नहीं है, तो मैं इसको m की पावर 0 और t की पावर 0 लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम. तो ये मेरे पास s की डायमेंशन आ चुकी है. अब देखो, मैंने उठाई राइट हैंड साइड मैंने उठाई. पहले मैंने राइट हैंड साइड में उठाया ut, ठीक है. मैंने राइट हैंड साइड में ut उठाया. अब u क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, u रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, है ना. u वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो u आपकी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम होती है डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, l, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t. तो मैं इसको लिख सकती हूँ lt माइनस 1. तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ चुकी है. तो मतलब देखिए, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई lt माइनस 1, ठीक है. अब इसमें मास तो नहीं है, तो क्या मैं m की पावर 0 लिख सकती हूँ, हाँ मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मास नहीं है. तो m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर माइनस 1. अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरे पास निकल गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी की डायमेंशन निकल चुकी है lt माइनस 1. अब मैं ut की अगर बात करूँ, ut की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, lt माइनस 1, और t की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t. तो वो भी किसके इक्वल आ गई, वो भी देखो मेरे पास आ गई l के इक्वल, है ना. तो हमने देखा s की भी डायमेंशन सेम आई, ut की भी डायमेंशन हमारी s के सेम ही आ गई. अब हम नेक्स्ट उठाते हैं, क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती. अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, v बाई टी लिख सकती हूँ. v की डायमेंशन है lt माइनस 1 और t की डायमेंशन क्या होगी, t होगी, है ना, टाइम की. तो ये क्या हो जाएगा, lt माइनस 2. यहाँ एक्सेलरेशन lt माइनस 2 है और t स्क्वायर की भी क्या हो जाएगी, है ना, t स्क्वायर की डायमेंशन तो मैं लिख सकती हूँ ना, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t स्क्वायर.
अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी दो बेस आपके सेम है ना, जब भी बेस आपके सेम है, प्रोडक्ट में है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब m की पावर 0 में 0 ऐड करूंगी 0 ही आएगा, l की पावर 1 प्लस 0 करूंगी तो भी मेरे पास 1 आएगा। अब t की पावर -2 प्लस 2 करूंगी तो बच्चों वो मेरे पास t की पावर 0 आएगा। तो अब देखो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन थी l, वही यहाँ आई और वही यहाँ आई, डायमेंशन तो सेम है ना, डायमेंशन सेम है मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे कर रही है, मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या है, करेक्ट है। अगर मान लो ऐसे हो जाता कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपकी आ रही है l लेफ्ट हैंड साइड पे और उधर कहाँ पे लेंथ के साथ टाइम भी आ जाता, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, वो इक्वेशन आपकी करेक्ट नहीं है। तो ये हमारा जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो आपकी इक्वेशन को चेक करने में आपकी हेल्प करता है कि अगर डायमेंशन आपकी सेम है लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली, तो इक्वेशन आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। एक और एग्जांपल अगर हम देखें होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ही, तो वो क्या होगा, देखिए हमारे पास अब एनर्जीज गिवन है, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और एक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ये इक्वेशन करेक्ट देखने के लिए मतलब ये होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल आप कह रहे हैं उसको ये ओबे करती है या नहीं करती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठानी पड़ेगी, फिर इसकी राइट हैंड साइड उठानी पड़ेगी, है ना। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं उठाती हूँ विच इज हाफ mv स्क्वायर, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास हाफ mv स्क्वायर है, तो देखो हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, दिस इज डायमेंशनलेस। अब m क्या है, हमारे पास मास है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m L0 T0, क्यों, क्योंकि लेंथ और टाइम इस टाइम पे मेरे पास नहीं है ना, मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है। अब v की हम देख आए हैं, v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो, तो इसकी क्या होती है, LT-1, v की LT-1 होती है, बट मुझे यहाँ पे v स्क्वायर करना है ना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, v स्क्वायर करना है, v स्क्वायर करना है तो LT-1 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू L स्क्वायर T-2, है ना। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर T-2। अब क्या है, प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, पावर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर m की पावर 1 प्लस 0 करूंगी तो m की पावर 1 आएगा, l की पावर 0 प्लस 2 करूंगी तो l की पावर 2 आएगा, t की पावर 0 माइनस 2 करूंगी तो t की पावर -2 आएगा। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब मैं अगर बात करूं राइट हैंड साइड की, इक्वेशन तभी आपकी करेक्ट होगी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, सेम होगी, है ना। तो अगर अब मैं बात करूं mgh की मैं बात कर रही हूं, देखो मास है ये, m क्या है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, जी है तो एक्सेलरेशन ही, मतलब यहाँ पे क्या होगी, डायमेंशन जो एक्सेलरेशन की है वही होगी, हाइट में लेंथ की डायमेंशन होगी, तो m मास की डायमेंशन आ जाएगी, g एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी विच इज LT-2 एंड हाइट आपकी लेंथ की डायमेंशन आ जाएगी। आप अब जब इन पावर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, तो मैंने आपको बताया था ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि प्रोडक्ट में हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या है, ऐड ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, m की पावर 1 आ जाएगी, L की पावर 2 आ जाएगी और T की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, है ना। अब देखो ये इक्वेशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये इक्वेशन आपकी जो है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे कर रही है, एज वेल एज ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस के काफ़ी यूज़ हैं, है ना। आपने जब देखा था, आपको मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, है ना, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको कहूँ, आपको कहा कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपने सीखा निकालना, फिजिकल क्वांटिटी की आपने डायमेंशन निकालनी सीखी, यूनिट निकालने सीखिए, डायमेंशनल एनालिसिस को निकालने से आपको पता चल गया इसकी काफ़ी जो है एप्लीकेशन है। आप नया फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे थे, करेक्टनेस चेक कर पा रहे थे, एक यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या है, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं कि देखिए,
मान लीजिए अब आपके पास है, अगर मैं कहूँ हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर हमारे पास है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने अभी ये डिराइव किया है ना, हमने अभी क्या है इसकी डायमेंशंस निकाली, डायमेंशन ठीक आई। अब आपने कहा कि भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को, और क्या है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो आपने कहा कि ये इक्वेशन तो ठीक है। अब मान लो बच्चों, अगर मैं यहाँ 1/2 की जगह अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ 1/4, तो अगर आप डायमेंशंस देखेंगे तो डायमेंशन तो अब भी सेम आएगी, इधर भी वही डायमेंशन आ रही थी है ना, इसकी डायमेंशन L, इसकी L। आपने कहा 1/2 कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है, डायमेंशन करेक्ट, तो आपने कहा इक्वेशन करेक्ट। अब मैंने क्या किया, 1/2 को 1/4 से रिप्लेस कर दिया, डायमेंशन तो इस केस में अभी भी करेक्ट आएगी, बट क्या हो गया, अब फॉर्मूला आपका डिफर करने लग गया, अब फॉर्मूला आपका चेंज हो चुका है ना, क्योंकि अब देखो 1/2 ये इक्वेशन थी, अब हमने ये इक्वेशन बना ली, डायमेंशनली आपने कहा ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन वैसे ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब वही अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दूँ, अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दूँ, आप तो कहोगे कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है ना, आप कहोगे इक्वेशन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने डायमेंशन चेक करनी है, लेकिन अब मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट नहीं होगी, कांस्टेंट चेंज कर दिया तो ये इक्वेशन अब आपकी करेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस हमारे लिए हेल्पफुल है इक्वेशंस चेक करने में, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट्स को ऐसे चेंज कर देते हैं तो डायमेंशन एनालिसिस इसमें हमें कुछ भी ये नहीं बताती कि ये इक्वेशन सही है या गलत हो सकती है, वो इसको डायमेंशन चेक करके ही सही बताएगी। ठीक है, अब देखो एक तो लिमिटेशन ये हो गई, और एक लिमिटेशन क्या है इसकी लिमिटेशन है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप करते हैं इसको साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन फंक्शन में अगर आप अप्लाई करते हैं, इन फंक्शन में अगर आप डायमेंशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस के साथ इसकी कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो अब हमने डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन देख ली है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई नहीं होगी। और देखिए अब आप इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन को अगर आप चेंज कर देते हैं तो ये भी उसको करेक्ट बताता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। अब देखिए क्या होता है कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस में अगर मैं आपको कह दूं कि मान लीजिए मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था कि F इज इक्वल टू ma था, मास इंटू एक्सेलरेशन था। तो उसके लिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, आपको करना है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, है ना। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है बच्चों, ये आपकी हेल्पफुल तब तक करती है, ये आपकी हेल्प तब करती है जब तक क्या है, ये दो क्वांटिटीज या तीन क्वांटिटीज तक, मेनली तीन क्वांटिटीज तक जब आपका कोई फंक्शन डिपेंड हो, ठीक है, तब तक तो ये वैलिड है। तीन से ज़्यादा, मान लो मैं आपको कहूँ कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B C D के, डायमेंशनल एनालिसिस इसमें आपकी हेल्प करेगी, है ना, फॉर्मूला डिराइव कर देगी। लेकिन अगर मैं कहूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E F G H के, तो ये फॉर्मूला निकालने में हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो ये क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। ये भी एक लिमिटेशन है कि ये तीन क्वांटिटीज तक तो डिपेंड करती है, लेकिन तीन से ज़्यादा पे जब हम जाते हैं तो ये क्या है, हमारे लिए वैलिड नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस को सीख लिया है कि डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ ना कुछ हमारे लिए लिमिटेशंस भी थी, एप्लीकेशंस भी थी। एप्लीकेशन में आप फॉर्मूला डिराइव करना सीख रहे थे, लेकिन लिमिटेशंस आपने देखी कि आप कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस उसको सही ही कहती थी, है ना, तो जिस वजह से इसकी ये लिमिटेशन थी। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक रोड है, ठीक है, आपने इस रोड को मेजर किया, ठीक है, आपने इस रोड को क्या किया, मेजर किया। आपने कहा कि इसकी जो लेंथ है ना, वो आपने मेजर की 7 और 8 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है, इसकी लेंथ आपने कहा।
फिर आपने मतलब एक्यूरेट आप स्केल ले आए जिसमें आपने कहा कि भाई इसकी लेंथ 7 और 8 सेंटीमीटर या 7.1 है या 7.2 है या 7.5 है, ऐसे है। ठीक है, अब बच्चों क्या है, ये 7 तो मैं श्योर हूँ, 7 तो क्या है, मैं श्योर हूँ कि ये 7 तो है ही है ना, जैसे ये पेन ही है, मैं आपको कहूँ ये 10 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, मैं कह रही हूँ, मैं एक्यूरेट क्या कह रही हूँ 10.3 है। अब देखो 10 तो श्योर है, जो 0.3 मैंने बोला वो कहीं ना कहीं मेरे को अनश्योर है, क्योंकि हो सकता है इट माइट भी पॉसिबल कि वो 0.32 हो या 0.4 हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना। तो 7.1 है और 7.2 है, तो इसमें क्या है, ये तो श्योर है, डाउटफुल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास डाउटफुल है। तो ये क्या होती है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसमें आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि आपको किन नंबर्स को काउंट करना है, किन को काउंट नहीं करना, मतलब ये एक तरह से सम होते हैं श्योर और डाउटफुल का। ठीक है, देखिए क्या है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, reliable digit plus last uncertain digit which are directly obtained from particular measurement are called significant figure। total number of digit जो होते हैं, जो certain भी हैं plus uncertain digit भी है, जो आपको measurement से मिले हैं, वो बच्चों क्या हैं, significant figure होते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे मास है, मास के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्पीड, कोई कार जा रही है उसकी स्पीड है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना, जिसमें एक डाउटफुल भी आएगा और एक श्योर भी आएगा। अब क्या है, इसके रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के फाइंड करने के। अब वो रूल्स क्या कहते हैं, वो रूल्स आपको कहते हैं कि मान लीजिए उसने कहा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ना वो तो सिग्निफिकेंट ही होंगे। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे 42.3 है, अब इसमें आपको 4 भी काउंट करना है, 2 भी काउंट करना है, 3 भी काउंट करना है, मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉन जीरो है ना, 2 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है और 4 भी नॉन जीरो है, तो इसके अंदर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब नॉन जीरो को आपको सबको काउंट करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, A zero become significant figure if it appear between 2 non-zero digit। आपकी जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट कब होगी, मतलब आपने उसको कब काउंट करना है, जब वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए। अब ये 5 और 3 है, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। अब इसके बीच में बच्चों जीरो आ गई, अब ये जो जीरो आ गई है ना, तो ये जीरो आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट है, मतलब अब ये काउंट होगी। जब डिजिट सिग्निफिकेंट है इसका मतलब तब वो काउंट होंगे, और जब डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब वो काउंट नहीं होंगे। तो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 1 और 5 क्या है, 1 और 5 नॉन जीरो हैं, लेकिन ये जो जीरो है आपकी वो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। जब भी जीरो आपकी नॉन जीरो के बीच में आए ना, तो आपने उनको काउंट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। नंबर के राइट में जो भी जीरोस होंगी वो क्या होंगी, काउंट होगी, मतलब आप कह सकते हैं पॉइंट के बाद वाली। अब यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यहाँ होंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर मैं बात करूं तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इधर मैं बात करूं तो यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब पॉइंट के बाद जीरो आ रही है वो काउंट होगी। ठीक है, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रही है वो भी काउंट होगी, और क्या है आपके नॉन जीरो डिजिट हैं वो भी क्या होंगे, काउंट होंगे। ठीक है, अब देखिए और इसके रूल्स हैं कि अब यहाँ पे देखिए ये रूल क्या कह रहा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आपकी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रही है तो ये क्या होगी, ये काउंट नहीं होगी। बच्चों क्या कह रही हूँ मैं, अगर मैं आपको कह रही हूँ 6250 है, ठीक है, तो मैं आपको कह रही हूँ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपको, तो आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके अंदर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
अगर मैं कह रही हूँ 625.0 है तो इसके अंदर होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं जिसको आपने देखना है कि कहाँ पे 0 को काउंट करना है और कहाँ पे नहीं करना। अगर मैं कहूँ 6025 है तो ऑब्वियसली 4 होंगे, अगर मैं कहूँ 625 है तो ऑब्वियसली इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। All zeros to the right of non-zero digit in the decimal part are significant, है ना। डेसिमल पार्ट के बाद जितनी भी जीरो आएंगी वो काउंट होंगी, हम पहले ही कर चुके हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है, 5 है, तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब देखिए लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ नंबर। लेफ्ट ऑफ नंबर मतलब पहले जो जीरो आ रही है वो काउंट नहीं होंगी। अब देखो 0.00 नंबर से पहले जो भी जीरो आए, चाहे पॉइंट से पहले आए चाहे नॉर्मल आए, वो जीरो काउंट नहीं होंगी बच्चों। अब यहाँ पे ये जीरो काउंट नहीं होगी, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे ये जीरो काउंट नहीं होंगी, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे ये जीरो काउंट नहीं होंगी, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने क्या देखना है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर देगा। लाइक इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसके अंदर भी क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ, अब मान लीजिए ये मैंने आपको बोला आपके पास है 0.0325, एक तो आपके पास है 0.0325, एक आपके पास है 3250। ठीक है, अभी हमने चेकआउट करना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हम देखते हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 325.00 और 3025। अब मैं आपसे कह रही हूं आपको इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, और 3625 या 325 ही रहने देते हैं। 325 इसके अंदर अगर हम रहने दें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो अब क्या है, 3.250 भी हम कर लेते हैं। इनके थ्रू हम समझ जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में आखिरकार है क्या। देखो अब 3 to 5 है, मैंने कहा था तीनों अगर नॉन जीरो हैं तो वो तो काउंट करने ही करने हैं। बात जीरो पे आके मुश्किल आती है कि कौन सी काउंट करें कौन सी ना करें। नॉन जीरो वाली तो सभी काउंट होंगे, तो मतलब इसके अंदर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, नो प्रॉब्लम। अब 0.0325 मैंने कहा था, याद करो कि लीडिंग जीरो काउंट नहीं होगी, है ना। जो पहले जीरो आ रही है वो काउंट नहीं होगी, मतलब ये काउंट नहीं होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब मैंने आपको कहा था 3250, ये जीरो भी काउंट नहीं होंगी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब 3.250 बच्चों, इसमें कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब ये क्या है, मिड में आ रही है जीरो, है ना, नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो ये भी काउंट होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये क्या था, ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स थे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे और कौन से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ, अगर अब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के भी रूल्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन रूल्स का भी हमें पता होना चाहिए। देखिए अब मैंने क्या किया, इनको ऐड ऑन किया, 1.5, 2.35, 3.53। ठीक है, मैंने इनको ऐड किया, नॉर्मल मैंने इनको ऐड किया, मेरे पास आंसर आया 7.4833। बट क्या है, ऑप्शंस में ये भी था, 7.4 भी था, 7.48 भी था, 7.4833 भी था, बट एक्चुअल में इसका आंसर करेक्ट क्या है ना, हमें ये देखना है। तो देखो क्या होगा, अब आप जब ऐड कर रहे हैं आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ डेसिमल के बाद 2 और यहाँ डेसिमल के बाद 3, है ना। अब लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हमने टोटल इसका आंसर रखना है तब भी ये बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट हो। डेसिमल के बाद क्या है, 1 ही डिजिट हो, मतलब हमने लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट पे जाना है। अगर अब मैं आपको कहूँ अगर मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ आप ऐड करें 2.5 और 3.16 को, आप क्या कहेंगे, इसका आंसर 665.6। बट क्या इसका आंसर 5.66 होगा,
नहीं, इसका आंसर 5.66 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लिस्ट कितना है, लिस्ट कितना है 1 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन में करना है, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट को देखना है। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको करना होगा कि जैसे अब मान लो मैंने 1.4 को 25.82 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास आया 36.148। अब मैंने इसको सिग्निफिकेंट फिगर जब मैंने लिखना था तो मैंने इसका लिखा 36। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में बच्चों आपने देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थे 2 और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थे 4। अब इन दोनों में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है ना, लिस्ट कम सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 हैं, तो आपके आंसर में जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आने चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड कर रहे हैं तब क्या होगा, जब आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के राउंड ऑफ वाली। ये आपको पता होना चाहिए कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। देखिए अब 7.82 है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 7.8। क्यों, क्योंकि ये नंबर आपका 5 से कम था तो ये एज इट इज आ गया। 6.87 है बच्चों, मैंने इसको राउंड कर ऑफ करके लिखा 6.9, क्योंकि ये नंबर आपका 5 से ग्रेटर है तो आगे वाले नंबर में क्या है, 1 ऐड हो गया तो वो 6.9 हो गया। अब बात आती है कि अगर आपका नंबर हो ही 5 तो क्या करेंगे, है ना, अगर आपका नंबर है ही 5। अब देखो यहाँ पे नंबर 5 है ना, 7 था तो आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और कम था 5 से तो आप क्या कर रहे थे, वही वैल्यू पड़ी रहने दे रहे थे। अब क्या है, ये नंबर 5 है, अब ये नंबर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ऑड और इवन का कंसेप्ट देखना है। देखो कैसे, अगर 5 से पहले आपका क्या आ रहा है, 5 से पहले बच्चों अगर आपका नंबर इवन आ रहा है तो वो तो एज इट इज ही पड़ा रहेगा, 3.2 का 3.2 पड़ा रहा राउंड ऑफ होके। ठीक है, लेकिन अगर 5 से पहले आपका नंबर ओड आ रहा है तो वो क्या हो गया, वो आपका उसके अंदर एक नंबर ऐड ऑन हो गया विच इज इक्वल टू 3.4, है ना। तो मतलब आपको ध्यान रखना है, राउंड ऑफ करते टाइम 5 से ग्रेटर हो तो आपको क्या करना है, एक नंबर क्या है ऐड कर देना है, 5 से ग्रेट में +1 हो जाएगा, और अगर 5 से लेस हो तो सेम नंबर आ जाएगा, और अगर आपके पास 5 हो तो बच्चों आपने ओड और इवन का कंसेप्ट लगाना है। इवन को आपने एज इट इज लिखना है और ओड में आपने 1 क्या है ऐड ऑन करना है। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर के राउंड ऑफ का कंसेप्ट है। तो बच्चों हमने देख लिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालते हैं, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं कि सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स का, सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट जिसमें दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देख लिया, इसके रूल्स देख लिए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और किन सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने 0 को ऐड करना है, काउंट करना है, और किन में हमने 0 को काउंट नहीं करना। ये हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट में देख चुके हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें हम क्या है, राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट भी हम एनालाइज कर चुके हैं। और हमने देखा था कि जो आपकी डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी थी, तो साथ में उसकी कुछ ना कुछ क्या थी, लिमिटेशंस भी थी, है ना। ये सब बातें हम देख चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ट्राई करके देखने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है किस में आपने ऐड कैसे करना है, कहाँ पे 0 ऐड करनी है और कहाँ पे 0 हमने ऐड नहीं करनी। ठीक है, रीड केयरफुली, watch carefully, make your handwritten notes. Till then, take care, have fun. Thank you.